Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to our channel. Today, we are going to discuss how to use corpora in theoretical linguistics. अब theoretical linguistics की different fields हैं phonetic, phonology, morphology, syntax and many more. So, आज हम इस lecture के अंदर phonetics and phonology को देखेंगे. Phonetic study के अंदर sounds को acoustic unit के फॉर्म में देखा जाता है. Phonology होती है कि किस तरह साउंड जो है उनको जोड़कर वर्ड्स बनाए जाते हैं, मीनिंगफुल यूनिट्स बनाए जाते हैं जो कि वर्ड्स हैं. उसके बाद अब इसको स्टडी करने के लिए हमें स्पोकन लैंग्वेज के सैम्पल चाहिए क्योंकि हमने साउंड्स को स्टडी करना है. इसके लिए डिफरेंट एम्पिरिकल मेथड्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है. सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वो ये है कि मल्टीपल ऐसा टेक्स्ट लिया जाए जिसके अंदर स्पेसिफिक फोनीम्स हैं, उसकी मल्टीपल अक्रेंसेस हो ताकि हम उसके अंदर स्टडी कर सकें रीजनल और सोशल वेरिएशंस को. अब यहाँ पे रीडर्स को कहा जाता है कि आपने कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स या टेक्स्ट है उसको ऊंची रीड अलाउड मतलब ऊंची से पढ़ें आप. लेकिन उसके ऑपोजिट अगर उन्होंने कहा है कि अगर हम स्पोकन कॉर्पोरा में से नेचुरल डाटा लें वो ज़्यादा वैल्यूएबल है. ठीक है, इससे क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है. एक है कॉर्पोरा के अंदर जो नेचुरल डाटा है, जो डिफरेंट कन्वर्सेशन या रेगुलर जो स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज यूज़ है वो है. दूसरी तरफ एक स्पेसिफिकली टेक्स्ट दिया गया जिसको रीड करने का कहा गया. अब डिफरेंस आता है, कहाँ पे डिफरेंस आता है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है, स्पीड ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर डिफरेंस आता है. उसके बाद अगर हम कॉर्पस के अंदर अगर हम स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शंस को ले रही हैं इन अ कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट तो इससे भी डिफरेंट जो वेरिएशन ये भी एडअप कर रहा होता है. जिस तरह अगर सबसे पहले एक चीज़ है कि हम वेरियस वेज को स्टडी कर पाते हैं. पर्टिकुलर एक कन्वर्सेशनल पार्टनर है मेरा, तो अगर वो स्लो धीमे लहजे में बात करे तो मैं भी कोशिश करूंगी कि धीमे लहजे में बात करूँ. एम्पलीट्यूड, पिच, वॉइस स्टाइल वो ना मैटर कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है. जो स्पीकर है वो ट्यून कर रहा है उसको. फिर हम प्रोसोडिक फिनोमेना को स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन ये की गई है कि स्पीकर जो है कुछ वर्ड्स को स्ट्रेस आउट कर दे के ऊपर स्ट्रेस देते हैं उन वर्ड्स के ऊपर कन्वर्सेशन के अंदर जो प्रिडिक्ट नहीं इजीली की जा सकती कन्वर्सेशन के अंदर. यानी कि उसको शेप देने के लिए, बताने के लिए कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड है या ये असल में मैं बात कहना चाह रहा हूँ. तो एक सिंटैक्टिक ऑर्गेनाइजेशन आ गई उनके सेंटेंसेस के अंदर. अब वो बात को चेंज भी करें तो उधर भी स्ट्रेस दे रहे हैं ताकि पता लग जाए ना. तो ये जो सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं कॉर्पस की मदद से. अब डाइवर्सिटी ऑफ स्पीकर्स हैं तो अब जो कॉर्पस डेटा के अंदर है, अब हमने सबकी डिफरेंसेस तो स्टडी नहीं पॉसिबल कि हम बहुत क्लियरली कर सकें. ये जैसे भी है, जब हम कर भी रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर जो है वो मैटर कर रहे होते हैं. जैसे डिफरेंट कैटेगरी जो होती हैं स्पीकर्स की, मेन, वेमेन, यंग, ओल्ड, या फिर वो डिफरेंट रीजन के हैं वो, तो रीजनल वेराइटीज़ हैं लैंग्वेज की, तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं. अब फाइनली अगर हम देखें कि यूज़ ऑफ कॉर्पोरा जो है उसने हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हेल्प आउट किया कि वर्ड फ्रीक्वेंसी बता देते. तो अब वर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है. अब फ्रीक्वेंसी स्टडी से हमें पता लगता है कि जो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं वो कॉन्सोनेंट लिनिशन जो होती है, फिनोमेना जो होता है वो हमें उन वर्ड्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है. अब लिनिशन क्या होती है कि ऐसा फोनोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर कॉन्सोनेंट आर्टिकुलेशन जो होती है सिलेबल के एंड के ऊपर या बिटवीन द वॉल्स, वो कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं कि वॉइस कर देता है, स्पीरेंटाइज कर देता है या डिलीट कर देता है. ये प्रोसेस होता है. एग्जाम्पल है ट ड साउंड. ट साउंड को इवॉल्व किया, ड साउंड बना दिया या और रिड्यूस कर दिया वॉल साउंड को. अब वॉल साउंड कौन से वाले जो वीकली प्रोनाउंस होते हैं ना सर्टेन लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनको. अब एडवांटेज इस स्टडी का हमारे पास एक और ये भी है कि हम फोनोलॉजिकल चेंजेस को देख सकते हैं कि वक्त के साथ किस तरह उसमें चेंज आया है. अब अगर हम इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि ये इंटरफेस का काम करे सिंटेक्स और स्पीच के अंदर, जो कि हम इसको इजीली नहीं देख पाते. जनरली अगर हम उसको रीडिंग के अंदर देखें तो ये कन्वर्सेशन के अंदर स्पॉन्टेनियस जो नेचुरल डेटा होता है उधर से हमें इजीली हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाते हैं. अब इंटरफेस यानी कि सिंटेक्स यानी कि हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, स्पीच है, बोलने का स्टाइल है, इन दोनों का आपस में जो जंक्शन है ना वहाँ पर ये रोशनी डाल रहा है. डिफरेंस पता लगता है हमें
हमें सिमिलैरिटीज पता लगती है, हमें बहुत कुछ पता लगता है। फिर इसके अंदर केस स्टडीज हमने दो डिस्कस करनी है। सबसे पहली जो केस स्टडी है उसके अंदर है स्पीच आर्टिकुलेशन रिदम, जो कि है स्क्वैब एंड वेंसली 2015 में उन्होंने किया था। इनका हाइपोथेसिस था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के हैं ना, वो थोड़े स्लो, उनकी जो रिदम है, जो उनकी आर्टिकुलेशन स्पीच है, वो थोड़ी स्लोअर है एज कम्पेयर टू द अदर वेराइटीज। अब इसको टेस्ट करना था ऑब्वियसली, तो उसके लिए डेटा 3 मिनट्स का जो स्पीच सीक्वेंस लिया गया फोनोलॉजी ऑफ कंटेम्प्रेरी फ्रेंच डेटाबेस से, ताकि और उनको उसमें देखा गया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग रीजन है, डिफरेंट रीजन से डेटा लिया, और हर रीजन के 8 लोगों का ना 8 स्पीकर्स पर रीजन लिए गए हैं। अब उसके अंदर मेथड क्या किया गया कि हर बंदे को कहा गया है कि आपको रीडिंग टास्क दिया गया, आपने ये रिकॉर्ड करना है। अब थ्रू आउट अ कन्वर्सेशन उन्होंने वो रीडिंग करनी है। फिर उसके बाद जो टू काइंड ऑफ स्पीच है उसको कंपेयर किया गया। उसके बाद जो ट्रांस अब उस डाटा हमारे पास आ गया, उसके बाद हमने उसको ट्रांसक्राइब कर देना है, यानी वो बोला हुआ डाटा तो उसको लिख लिया, उसको साउंड सिग्नल्स के अकॉर्डिंग उसको हमने लिख लिया। अब हर सैंपल को पकड़ा ऑथर ने, और उसके नंबर ऑफ सिलेबल जो हैं उसको काउंट किया है, पॉज के दरमियान में कितना आया। उसके बाद क्या किया है, आर्टिकुलेशन स्पीड को देखा है, यानी कि रिकॉर्डिंग को सुन के मिली सेकेंड पर सिलेबल के एक मतलब मिली सेकेंड के अंदर कितने सिलेबल्स बोले गए हैं पॉजेस के दरमियान में, यानी कि उसको भी कैलकुलेट किया गया। तो हमने स्टेटिस्टिकल मॉडल यूज किया, और उसके ऊपर ऑब्वियसली सेवरल वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे हैं। आपका सोशोलॉजिकल, आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, सारी चीज़ें भी मैटर कर रही होती है हमें। लेकिन ये पता लगता है कि एज, जियोग्राफिकल ओरिजिन या फिर जेंडर, या जो भी स्पीच स्टाइल है या रीडिंग है, कन्वर्सेशन है, कुछ भी है, तो जियोग्राफिकल ओरिजिन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अब जो हाइपोथेसिस था कि जो स्विट्जरलैंड वाले फ्रेंच स्पीकर है वो स्लो है, तो ऐसे ही हुआ कि जो स्विस हैं वो स्लोअर हैं एज कम्पेयर टू द फ्रेंच स्पीकर्स, और जो स्पेशली जो पेरिसियन स्पीकर्स हैं, और जो उनसे भी स्लोअर हैं बेल्जियन स्पीकर्स के कंपैरिजन। यानी कि हमारा जो हाइपोथेसिस जो उन्होंने किया था वो प्रूव कर लिया यहाँ पे। अब ये तो ज्योग्राफिक और रीजन के लिहाज से देख रहे हैं। दूसरा, स्पीच स्टाइल भी बहुत मैटर कर रही होती है। आप रीडिंग करें या कन्वर्सेशन करें तो सिलेबल ड्यूरेशन जो होती है वो रीडिंग में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कन्वर्सेशन। अब मैं बोल रही हूँ, ये कुछ स्क्रिप्टेड, ये नेचुरल साउंड है, नेचुरल वॉइस है, और ये नेचुरल नेट है। इसके अंदर डिफरेंट पॉजेज हैं। अगर उसके ऑपोजिट अगर मैं कुछ रीडिंग करूँगी ना, तो उसकी स्पीड अफेक्ट होगी, सिलेबस के अंदर टाइम का चेंज आएगा। तो ये सारी वेरिएशंस और वेरिएबल जो होती है ना, वो हमें देखने को मिलती है। तो केस स्टडी नंबर 2 है जी हमारे पास, जिसके अंदर हमने लिएजन्स को जो है उनको स्टडी करना है हमने। लिएजन्स होते क्या है, असल में वर्ड्स आर लिंक टुगेदर इन प्रोनाउंसिएशन, इसको कहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं डोंट आस्क, अब इसको बोले डो आस्क, डोंट आस्क, डोंट आस्क, डो नास्क। अब इस तरह जो बोला जा रहा है वो लिएजन जो है उसकी वजह से है, क्योंकि हमने ट साउंड और न साउंड को ना मिक्स कर दिया, न और ये सारे जो साउंड होते हैं। अब फ्रेंच के अंदर हम, क्योंकि ये जो सारा चैप्टर है हम फ्रेंच की एग्जांपल्स ले रहे हैं इस बुक के अंदर, या जो इसके केस स्टडीज हैं फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर है, तो इसके अंदर ये ज़्यादा कंसिस्टेंटली हमें फिनोमेना देखने को मिलता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल सबसे पहले आ जाती है कि हम पॉसिबल है कि हम प्रोनाउंस करें वर्ड्स को, लेटेंट वर्ड, फाइनल कॉन्सोनेंट ज हो गया जिस तरह, अब उसको स पढ़ लिया, ज पढ़ लिया। अब डिफरेंट फैक्टर जो होते हैं ना वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब कि लीजन जो होगी वो प्रोनाउंस होगी या नहीं होगी, जिस तरह के मिन्स शेफर एट ऑल जो 2015 में उनकी केस स्टडी थी इसी के ऊपर ही, उन्होंने बताया था कि रोल ऑफ लिंग्विस्टिक एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स होती हैं। अब क्या किया गया कि डिफरेंट डाटा को कलेक्ट किया गया, ऑथर ने डाटा को कलेक्ट किया कहाँ से, कॉर्पस ऑफ कन्वर्सेशन जो कि ड्रॉन फ्रॉम रोमांस लैंग्वेजेस हम ले लिया गया। उसमें से ट्रांस स्पीकर ने जो ऑथर है उन्होंने देखा कि 1219 लोकेशंस के अंदर ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो है वो लिएजन जो है वो हम नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद
अब ऑथर ने क्या किया, जो रिकॉर्डिंग थी ना उसको सुना है। अब सुनना है कि क्या जो स्पीकर है उसने उसको यूज भी किया है कि नहीं किया। और सारे डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। सोशियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है, यानी सेक्स लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका टाइप ऑफ स्पीच कॉन्टेक्स्ट, डायलॉग था, मोनोलॉग था, या फिर लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या था, नंबर सिलेबल वर्ड्स के, या ग्रामेटिकल कैटेगरीज क्या थी। अब ऑथर ने ये सारी चीजें भी अपने दिमाग में रखी और जब स्टडी कर रहा है, हमें पता लगता है कि the author also wrote down the number of cases where the liaison was made in a variable manner for 544 cases in total and paid attention to certain linguistic characteristics of the words involved. अब क्या हुआ कि इन टोटल हमने देखा था कि जब ट्रांसक्रिप्ट था तो 1219 लोकेशन थी, लेकिन टोटल में देखा गया कि 544 है। अब कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक लिंग्विस्टिक करेक्टरिस्टिक्स थी, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया एज कम्पेयर टू द अदर्स। उसके बाद रिजल्ट आ गया कि हम रिजल्ट क्या निकाला उन्होंने कि ऑप्शनल जो लिएजन्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा जो के कॉन्सोनेंट्स एंड होते हैं ट ज न साउंड के ऊपर, या मोनोसिलेबिक वर्ड, या ज़्यादातर फंक्शनल वर्ड्स के ऊपर एज कम्पेयर टू द लेक्सिकल वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स जैसे प्रेपोजिशंस हो गया, कंजक्शंस हो गया, और लेक्सिकल वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह हो गया। तो इसी तरह ऑब्जर्व किया गया कि लैंग्वेज यूज जो होती है वो अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। कैटेगरी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। सेम कैटेगरी के अंदर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि जब विमेन है उस वो उनकी जो कन्वर्सेशन है या उनकी बातें, उनमें लिएजन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मैन। जो यंगर होते हैं 40 ईयर्स से, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द ओल्ड पीपल। और जो लेस एजुकेटेड होते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पढ़े होते इतना, तो उनमें भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द एजुकेटेड वंस। इसके बाद अभी भी ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही है, क्योंकि सोशियोलॉजिकल जो कैटेगरी है उसके बाद भी मतलब फिर भी चेंजिंग है कि आप डिफरेंस आ जाता है कि आप आदमी हैं कि औरत है, और उसमें किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह के एजुकेशन लेवल का जो इफेक्ट है, जैसा हमने पढ़ा है तो लेस एजुकेटेड के अंदर ज़्यादा दिखी जाती है एज कम्पेयर टू द एजुकेटेड, लेकिन ये वाला फिनोमिना भी हमें ज़्यादा इफेक्टफुल किसके ऊपर इफेक्टिव लगता है, विमेन के ऊपर ज़्यादा कर रहा है। और जो एज वाला फैक्टर है वो मेन के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू वुमेन। और फिर जो राइटर उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो लिमिटेड नंबर के देखे हैं हमने। हमें ये दिमाग में रखना है हमेशा कि लिंग्विस्टिक एंड सोशल वेरिएबल जो थे वो अफेक्ट करते हैं, और हम इनको स्टडी कहाँ इनके डिफरेंट वेज को हम स्टडी कर सकते हैं, किसकी मदद से, कॉर्पस की मदद से, जिसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन ऑफ फोनोलॉजिकल फिनोमेना, जिस तरह के लिएजन्स होती है। हमने इसके अंदर अब देखे टू केस स्टडीज देखी। पहले हमने देखा आर्टिकुलेशन को, और दूसरे वाले हमने देखा लिएजन्स को। दोनों के अंदर हमने साउंड की स्टडी की। अब जो भी हमने बात करनी है टॉपिक या केस स्टडी के, ये जो सारी चीज़ें वो मैटर कर रही होती हैं, आपने आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या, आप किस चीज़ के बारे में असल में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये उसी के ऊपर है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर मेथड सजेस्ट करना होता है, और हमने कौन सा कॉर्पस लेना है, कैसे लेना है, कहाँ कहाँ से लेना है, वो सारी चीज़ें मैटर कर रहे होते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। इफ़ यू like the video, please like, comment and share it. Thank you so much.